रिवॉल्यूशन किया, जिन्होंने फाइट्स करना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा कि इसके आगे हम मतलब जो सिटीजन्स हैं फ्रांस के, वही क्या करेंगे, हमारे नेशन को चलाएंगे और हमारी डेस्टिनी लिखेंगे। या एग्जाम में सवाल आता है, उधर लिख देना, व्हाट डू यू मीन बाय क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कोड ऑफ 1804। अंडरलाइन करना वहां पे, और बाजू में जहां जगह है वहां पे लिखो द सिविल कोड ऑफ 1804। क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, समटाइम्स फॉर 2 मार्क्स और समटाइम्स फॉर 1 मार्क्स। हम एक ही लैंड को बिलोंग करते हैं और हम एक ही लैंड के सिटीजन्स है। ओके, तो फ्रेंच के लोगों ने एक दूसरे को सबको साथ में लाने के लिए क्या किया। हेलो बच्चों, मैं नैना मैडम आज फिर से आप सभी के लिए एक नया टॉपिक, एक नई हिस्ट्री के साथ, एक नई स्टोरी के साथ फिर से लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप। ओके, वी प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। जिन्होंने रिवॉल्यूशन किया, जिन्होंने फाइट्स करना शुरू किया, उन्होंने क्या कहा कि इसके आगे हम मतलब जो सिटीजन्स हैं फ्रांस के, वही क्या करेंगे, हमारे नेशन को चलाएंगे और हमारी डेस्टिनी लिखेंगे। याद रखना, ये आपको नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखने मिलेगा। ओके, लोग परेशान थे फ्रेंच में। अभी इसके साथ साथ थोड़ा सा रिकॉल करते चलो, लास्ट में हमने क्या देखा, फ्रांस के लोगों को जरूरत क्या पड़ी। ओके, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वर डूइंग वेरी वेल, थर्ड स्टेट स्ट्रगल कर रहा था और वो ज्यादा पॉपुलेशन में भी बहुत ज्यादा पोर्शन में थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें हमारी स्ट्रगल को या हमारे ऊपर जो इनजस्टिस हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, नेशनल असेंबली बनी और आगे की चीजें हुई। तो लोगों ने अब क्या सोचा था कि कोई भी मोनार्क हमें रूल नहीं करेगा, तो हम सिटीजन्स ही खुद का असेंबली बनाएंगे और हम ही हमको क्या करेंगे, रूल करेंगे और हमारे स्टेट की, हमारे कंट्री की डेस्टिनी लिखेंगे। ओके, तो अभी वो लिखने के लिए बोलने से थोड़ी ना होता है, बहुत सारी चीजें करनी भी पड़ती है। तो क्या क्या चीजें उन्होंने की वो हम भी आगे देखते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। एग्जाम में सवाल आता है, उधर लिख देना, व्हाट डू यू मीन बाय क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और व्हाट अप्रोचेस फ्रेंच पीपल हैव अडॉप्टेड टू डेवलप सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स इन फ्रांस। ओके, कलेक्टिव आइडेंटिटी इन फ्रांस। फिर से रिपीट करूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट अप्रोचेस फ्रेंच पीपल अडॉप्टेड टू क्रिएट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। उन्होंने क्या क्या किया ताकि फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रेंच पीपल जो है वो साथ में आ सके और वो समझ सके कि हम एक कॉमन लोग हैं और हमारी प्रॉब्लम्स कॉमन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना है हमको कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको अंडरलाइन करना, द आइडिया ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड, अंडरलाइन ला पात्रे, ला सिटियन, अंडरलाइन ला सिटियन, एम्फसाइज द नोशंस ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम एक ही लैंड को बिलोंग करते हैं और हम एक ही लैंड के सिटीजन्स है। ओके, तो फ्रेंच के लोगों ने एक दूसरे को सबको साथ में लाने के लिए क्या किया, तो सबको साथ में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो कॉमन चीजें हैं सारे फ्रेंच लोगों में, उनको पब्लिश किया या फिर उनको बताया कि हम सब एक ही कंट्री में रहते हैं, हम एक ही लैंड पे रहते हैं, तो ये हम लोग में एक कॉमन चीज है, हम वो लैंड के लोग हैं, मतलब वो लैंड के सिटीजन्स हैं, तो वो भी हमें कॉमन चीज है। और धीरे धीरे बहुत सारी और भी चीजें थी, जैसे उनका कल्चर था, उनके ट्रेडिशंस थे, उनके हम्स थे, सॉन्ग्स थे, उनकी हिस्ट्री थी, स्टोरीज थे, प्रॉब्लम्स थी जो कॉमन थी। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि जो कॉमन चीजें हैं उनको साथ में लाओ, एक बड़ा ग्रुप बनाओ और उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करो। ओके, उसके अगेंस्ट जो भी है उसके लिए क्या करो, फाइट करो और आप अपना एक खुद का नेशन बना। ठीक है, आई होप यहां तक सबको समझ में आया है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट लाए, एक तो ला पात्रे दैट इज फादरलैंड एंड ला सिटियन दैट इज सिटीजनशिप। ओके, अब आगे बढ़ेंगे और क्या किया देखो, सिर्फ ये चीज करने से हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर आगे क्या किया, a new French flag, the tricolor underline, was chosen to replace the formal royal standard. Royal standard अलग थे, royal flags अलग बने हुए थे। इन्होंने क्या किया, एक फ्रेंच ट्राइकलर फ्लैग बनाया। ला पात्रे, ला सिटियन, ट्राइकलर फ्लैग, तीन चीजें हमने अभी तक देखी। ओके, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। फोर्थ चीज क्या बनाई, नेशनल असेंबली बनाई, स्टेट जनरल बनाए, दैट बिकम्स द बॉडी ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री। ओके, और वो बनी नेशनल असेंबली। आगे वो चली नहीं चली, क्या प्रॉब्लम्स हुए वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी तक आपको ये देखना है। द न्यू हम्स वर कंपोज, हम मतलब सॉन्ग्स होते हैं, अपना ट्रेडिशनल सॉन्ग, जैसे हम लोग भी शादी ब्याह होते हैं या कोई रिचुअल्स होता है, कोई फेस्टिवल होता है, उसमें सॉन्ग्स गाते हैं, तो हर ट्रेडिशंस में वैसे होता है। तो उनके जो हम्स थे उन्होंने उसको भी क्या किया, कंपोज करना और शुरू किया। ओके, ओथ्स टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड, जिन्होंने भी अपनी कंट्री के लिए जान गंवाई थी उनको क्या किया गया, उनका रिस्पेक्ट दिया गया, उनके लिए अच्छे कम्युनिटी को एक लाने के लिए उनका भी यूज किया गया। ठीक है, all in the name of the nation, a centralized administrative
system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within the territory. Okay, यूनिफॉर्म लॉ बनाए, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाए. तो क्या अभी तक हमने इतना सब देखा. ओके, अब आगे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड. ओके, यूनिफॉर्म वेट होगा, हर जगह पे जाओ वेट करने के सिस्टम. पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य बने हुए थे तो हर एक राजा अपने तरीके से मेजरमेंट करता था, वेट करता था, करेंसीज अलग अलग थी. लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला कि पूरे फ्रांस में एक ही मेजरमेंट और क्या होगा, टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris becomes the common language of the nation. अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोलते हैं. जैसे हिंदी है, लेकिन हिंदी भी अलग अलग, अगर आप जाओगे तो महाराष्ट्र में थोड़ी अलग हिंदी दिखेगी, यूपी बिहार में अलग हिंदी दिखेगी, पंजाब में अलग हिंदी दिखेगी, थोड़ा टोन अलग होता है, डायलेक्ट्स अलग होता है. बट यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे फ्रांस में क्योंकि फ्रेंच भाषा जो थी वो पेरिस में ज़्यादातर बोली और लिखी जाती थी, तो ये अनाउंस किया कि आज के बाद हम एक ही लैंग्वेज बात करेंगे एंड दैट इज फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, चलो आगे. द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म. रिवॉल्यूशनरी थे, रिवॉल्ट करने वाले लोग, जिन्होंने पुरानी जो मोनार्किकल सिस्टम के अगेंस्ट आवाज उठाई, वो रिवॉल्यूशनरी हुए. उन्होंने पहले तो फ्रांस में सब रिवॉल्यूशन लाया, फिर उन्होंने क्या बोला कि जैसे फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ है, वैसे ही यूरोप के अदर स्टेट्स में भी रिवॉल्यूशन लाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे. डिस्पोटिज्म मतलब मोनार्किकल लॉ जो है उनके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे. इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशन. उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जैसे हमने हमारे नेशन में किया है, वैसे हम अदर नेशंस को भी हेल्प करेंगे नेशन स्टेट्स बनने के लिए. ठीक है. When the news of the events of French reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle class, rich थे या तो पुअर थे. जो पुअर में से थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, काम करने लगे फैक्ट्रीज में वगैरह, वो मिडिल क्लास बन गए. तो उनमें से जो एजुकेटेड, फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो वो बने एजुकेटेड मिडिल क्लास. अभी ये एजुकेटेड मिडिल क्लास जो थे, उन्होंने क्या किया, देखा कि अरे फ्रांस में इतनी सारी चीजें हो रही है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अपने अपने कंट्रीज में भी अलग अलग क्लब्स और ग्रुप बनाना शुरू किया. लेट अस अंडरस्टैंड दैट. So the student and the other members of educated middle class began setting up Jacobean clubs. Jacobean clubs मतलब जैसे हमारे उधर छोटी छोटी पार्टियां होती है ना, रीजनल पार्टीज या लोकल पार्टीज होती है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका इंटरेस्ट सेम होता है, तो वहाँ पे Jacobean clubs बोलते हैं. ठीक है. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790. Okay, तो फ्रांस के जो आजू बाजू के नेशंस है, मैप दिखा रही हूँ आपको, मैप में देखना, फ्रांस में आजू बाजू के जो नेशंस है, वहाँ पे देखो हॉलैंड दिखेगा, बेल्जियम दिखेगा, स्विट्जरलैंड दिखेगा, सम पार्ट ऑफ इटली दिखेगा. एक्चुअली नाम इटली नहीं है, लेकिन आपको दिखेगा. तो ये सारे जो स्टेट्स है, उधर ऑलरेडी ये सारी प्रोसेस शुरू हो चुकी थी. विद द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशनरी वॉर, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. तो उन्होंने अपने देश के बाहर ये नेशनलिज्म की आइडिया ले जाना शुरू कर दिया. ओके, अब यही मैप की मैं बात कर रही हूँ. आपको नेक्स्ट पेज पे मैप दिखेगा, देखो फ्रांस है, फ्रांस के बाजू में आपको दिखेगा स्पेन, स्विट्जरलैंड दिखेगा, फिर दे स्मॉल स्टेट्स, किंगडम ऑफ टू सिसिली, एक्चुअली इटली है जो पहले यूनाइटेड नहीं था. ओके, देन आपको सर्डेनिया दिखेगा, ऊपर जाओगे तो आपको वेल्स, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ये सारे स्टेट दिखेंगे. ऑस्ट्रियन एम्पायर, रशियन एम्पायर. ओके, तो ये धीरे धीरे फ्रांस से आगे बढ़ते हुए क्या होने लगा, स्प्रेड होने लगा. Within the white, आगे बढ़ो, within the wide strip of territory that came under his control, नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट इंसान था, जिसने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रगल्स किए, स्ट्रगल्स नहीं किए, आई मीन टू से उसने बहुत सारे चेंजेस लाए. पहले तो लोगों को ऐसे लगा बहुत अच्छा इंसान है, हमारे लिए अच्छी चीज़ें कर रहा है, पर धीरे धीरे जब उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फोर्सफुली इंपोज करना शुरू किया, तो लोगों ने उसको भी अपोज किया. ओके, सो लेट अस स्टडी अबाउट हिम. नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस. अभी ये फ्रांस की आर्मी आगे आगे बढ़ते गई, अलग अलग स्टेट्स में, हॉलैंड में, स्कॉटलैंड में, यहाँ पे, और फिर उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मीज के साथ साथ रिफॉर्म्स भी लाने शुरू किए. Though a return of monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principles. Okay, बहुत सारे revolutionary मतलब changes लाए गए. क्या changes लाए गए? In order to make the whole system more rational and efficient. System को अच्छा बनाने के लिए, user friendly बनाने के लिए, या लोगों के फेवर में बनाने के लिए उसने बहुत सारे क्या किए, changes लाए. Okay, तो क्या changes और क्या principles लाए वो देखो. Revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. The Civil Code of 1804. अंडरलाइन करना वहाँ पे, और बाजू में जहाँ जगह है वहाँ पे लिखो द सिविल कोड ऑफ 1804. क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, समटाइम्स फॉर 2 मार्क्स और समटाइम फॉर 1 मार्क. सिविल कोड ऑफ 1804 मीन्स व्हाट. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल कोड ऑफ 1804, हु बॉट इट, व्हाट आर द चेंजेस अडॉप्टेड, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क के लिए.
ठीक है, यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड भी उसे बोला जाता था। डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ओके, बर्थ के बेसिस पे जो भी प्रिविलेजेस दिए जाते थे उनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी के राइट जो पहले से फर्स्ट स्टेट और जो वेल टू डू फार्मर्स थे उनको ही दिया था, तो अभी इसने क्या किया, प्रॉपर्टीज के राइट भी सबको मिल सकते हैं, वैसा रूल बनाया। ओके, सो यहाँ तक हमने देखा, लॉ सिक्योर किया, द राइट ऑफ प्रॉपर्टी लाया। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो नेपोलियन ने सिर्फ फ्रांस में नहीं लाया, तो फ्रेंच के कंट्रोल में तभी जितने भी नेशंस थे, उनके आजू बाजू वाले नेशंस जो थे, जो उन लोग ने कॉन्कर कर लिए थे, कंट्रोल कर लिए थे। कैसे कंट्रोल कर लिए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ऊपर देखा स्विट्जरलैंड है, ओके, या तो नेबरिंग जो भी नेशंस है उनको भी अपने मोनार्क से क्या करना है, फाइट करना है या नेशन स्टेट बनाना है, तो वो अपनी आर्मी लेके जाते थे, उनके साथ फाइट करते थे, फिर उनको बोलते थे अभी हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। और वो प्रोटेक्शन के नाम पे जो उनके रूल्स थे वो रूल्स भी उन्होंने वहाँ पे लाने शुरू किए। अब इनिशियल स्टेज में सारे रूल्स जो थे वो कॉमन पब्लिक जो था, जो मिडिल मैन थे, उनके फेवर में थे, तो सबको नेपोलियन बहुत अच्छा लगने लगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ मेजरमेंट्स और वेट लाया, बाकी जो बर्थ के बेसिस पे जो राइट्स थे उसको निकाल दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें की। चलो आगे पढ़ते हैं। ओके, तो दिस कोड वॉज एक्सपेक्टेड टू फ्रेंच कंट्रोल तक हमने पढ़ा था। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system, and freed peasants from serfdom and minorities due. Feudal system मतलब जैसे हमारे पास जब भी राजा महाराजा थे तभी वहाँ पे उनके जमींदार होते थे, तो वो जमींदार क्या करते थे, बेचारे जो गरीब ये होते थे, फार्मर्स होते थे, उनके पास से बहुत सारा टैक्स ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया टैक्स ले लिया, वो 10 में से फार्मर को बोलेंगे कि 10 रुपया टैक्स हम राजा को देंगे, लेकिन करते क्या थे, राजा को 3-4 रुपया ही देते थे और बच्चों का पैसा अपने पास रखते थे। वैसे जमींदार क्या हो गए थे, मोटे हो गए थे। तो ये अलग अलग फ्यूडल सिस्टम थे। फ्यूडल मतलब चार्जेस या ये कलेक्ट करने के जो सिस्टम्स थे वो सारे नेपोलियन ने क्या किए, हटा दिए। ओके, पीजेंट्स को फ्री कर दिया किसी भी तरीके की सर्फडम, जैसे किंगडम होता है वैसे सर्फडम होता है, कोई भी ड्यूज नहीं देने पड़ेंगे या कुछ भी फाइन या कुछ भी अमाउंट एज अ फीस या ये नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब उन्होंने क्या किया, सारे ड्यूज हटा दिए। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। जो भी गिल्ड थे उसके रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि आपको यही चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, तो वो सारा भी हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किया, मतलब 5G मोबाइल आया क्या, नहीं, लेकिन तब जो भी पोस्टल सर्विसेज थी उसको इम्प्रूव किया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन की क्वांटिटी बढ़ाई ताकि लोगों को क्या हो सके, सहूलियत हो सके। ठीक है, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन। अभी ये सारे लोग जो थे वो कौन से लोग थे, तो थर्ड स्टेट के या न्यू मिडिल क्लास लोग थे, वो थे। फिर से बता रही हूँ, देखो, पीजेंट्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते थे, और नए नए बने हुए बिजनेसमैन। एंजॉयड द न्यू फाउंड freedom. Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that uniform law, standardized weight and measures, and common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. अब जो नए नए बिजनेसमैन बने थे वो तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि सेम या यूनिफॉर्म सारे मेजर्स कर दिए, वेट भी एक ही मेजर्स में काउंट होगा, पैसे भी एक ही तरीके से देने रहेंगे। तो उनको क्या लगा, जो नए नए बिजनेसमैन बने थे उनको लगा चलो अभी सब सेम हो गया, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो इनिशियल डेज में नेपोलियन को सभी ने क्या किया, एनकरेज किया, उसको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी की तरह देखा गया, मतलब एक देवदूत या एक राजदूत जो क्या कर सकता है, हमारे लिए हेल्पफुल हो या अच्छी चीजें कर रहा है, उस तरीके से उसको देखा गया था। ओके, फिर बाद में क्या हुआ अब हम पढ़ेंगे। फ्रॉम वन रीजन टू, कहाँ तक देखा, हाँ, लो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ, ये हमने पढ़ लिया था। हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, रिएक्शन ऑफ अ लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड इनिशियली। कई लोगों को अच्छा लग रहा था, कई लोगों को खराब लग रहा था इन द इनिशियल स्टेज। इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज लाइक ब्रिसेल्स, मैं ब्रिसेल्स पढ़ा था, याद है ना, बेल्जियम में, हाँ, so Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. फ्रेंच आर्मी को, नेपोलियन की जो आर्मी थी उसको क्या किया, ऐसे समझा कि ये हमारे क्या है, ये हमको सेव कर रहे हैं, हमारे मुनाफ से हम लिबर्टी ला रहे हैं। ओके, तो उनको हार्बिंगर्स या एक तरीके से आप बोल सकते हो उनका दूत है, जो उनको क्या कर रहा है, लिबर्टी देने में हेल्प कर रहा है या फ्रीडम लाने में हेल्प कर रहा है। ओके, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी as it becomes clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. पहले तो सबको बहुत अच्छा लगा, चलो यूनिफॉर्म सब, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ट्रांसपोर्ट सुधरा, कम्युनिकेशन सुधरा, लोगों को तो अच्छा लगेगा ना इनिशियल स्टेज में अगर सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे उसने पॉलिटिकल फ्रीडम पे कंट्रोल करना शुरू किया, तब लोगों को समझ में आया कि ये क्या है, कॉमन चीज़ नहीं है, ये फ्रीडम नहीं है, ये फिर से हमें कंट्रोल करने की कोशिश करे। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या कंट्रोल करने की कोशिश की, वो भी समझना जरूरी है। ठीक है,
तो हमने कहाँ तक पढ़ा था, बट द इनिशियल एंथुसियाज्म सोन हॉस्टिलिटी एज इट बिकम्स क्लियर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। इंक्रीज टैक्सेशन, अभी अंडरलाइन करो क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने क्रिएट की। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्ड conscriptions in the French army required to conquer the rest of Europe all seems to outweigh the advantage of the administrative चेंजेस। नेपोलियन बहुत शार्प था, उसने क्या किया, पहले लोगों को लालच दी, खाओ खाओ खाओ, ये लो, मैंने आपके लिए ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, और फिर धीरे धीरे सेंसरशिप लाना शुरू किया। फोर्सफुली उनके लोगों को बोला कि आपको आर्मी में आना ही है, क्योंकि हमको पूरा यूरोप, उसका ड्रीम था कि वो पूरे यूरोप पे राज करे, किसका, नेपोलियन का। तो उसने सेंसरशिप लाई, टैक्स बढ़ाए, और फोर्सफुली लोगों को बोला कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है। तो ये सब सोच, ये सब जब प्रैक्टिसेस जब नेपोलियन और उसकी आर्मी ने शुरू किए, तब लोगों को समझ में आया कि ये क्या कर रहा है, पहले जो हमें एडवांटेज दे रहा है उसको आउटवेट कर रहा है या उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाह रही हूँ कि आपको फिगर 5 देखना बच्चों। द कुरियर एंड द रिलैंड लॉसेस ऑफ ऑल ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिब्जैक। ओके, so Napoleon here is represented as a postman on his way back to France after he lost the Battle of Libzak in 1813. Each letter dropping out of his bag bears the names of the territories he lost. Okay, तो पिक्चर क्या बता रहा है कि नेपोलियन लड़ाई करते करते, कॉन्कर करते करते आगे बढ़ गया, फिर बाद में जब लोगों ने अपोज किया तो वो क्या किया, फ्रांस में वापस आने लगा, और जैसे वो फ्रांस में वापस आ रहा है, उसके बैग में से हर एक स्टेट जो है वो क्या, मतलब उसके हाथ में से निकलता जा रहा है। तो ये पिक्चर ये प्रेडिक्ट कर रहा है। उसके बाद नेपोलियन कैसे डिफीट हुआ, नेपोलियन के डिफीट होने के बाद फ्रांस में और एंटायर यूरोप में क्या क्या चेंजेस हुए, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर थोड़ा लेंदी हो गया है वीडियो बच्चों, बट वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन जरूरी था। मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको हर एक एक्सप्लेनेशन दूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने ऐसे ही फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो उसको हिस्ट्री बोरिंग लगती है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लगती है। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।